हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब मस्त। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सॉल्यूशन के आईएमपी क्वेश्चन किए थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपने एक प्रैक्टिस भी की होगी। अगर नहीं की तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसको एक बार देख लेना, क्योंकि वहाँ से आपको 7 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अब हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो जो गैप है उसी में आपको ये कवर करना है। तो हमारे पास 8 से 9 दिन बचे हैं और 9 दिन में 9 चैप्टर को ख़त्म करना है, बाकी के जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर 2 पर चलते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं अंतिम प्रहार क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कोलराउस लॉ, राइट एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। भाई ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो कोलराउस लॉ बोल रहा है कि एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of individual contribution of its constant ion। तो कोलराउस की ये इक्वेशन है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर कैप एम लिखा है, कैप नॉट एम। ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या है बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास MgOH आयन है, ये लिया, कोई सा भी ले सकते हो। और मैंने इसको डिसोसिएट किया, तो ये डिसोसिएट हुआ किसमें भाई? Mg+2 आयन में और OH आयन नेगेटिव, कितने? 2। तो ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझो। जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी वो होती है जो इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डालने पर उसमें इंडिविजुअल आयन, ये आयन है जो डिसोसिएट हुए, उन आयनों का सम, उन आयनों का सम, उसका मोलर कंडक्टिविटी, क्या मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। ये कोलराउस ने बोला था। यहां पर कैप नॉट एम क्या है? इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशन सॉल्यूशन। यहां पर इंडिविजुअली आयन आर द आयनिक कंडक्टिविटीज लाइक केटायन और एनायन। इसका एग्जाम्पल भी देख ले। पहले एप्लीकेशन करने से पहले इसका एग्जाम्पल समझ ले। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास सोडियम क्लोराइड या HCl, मान लो HCl इलेक्ट्रोलाइट है, तो इंडिविजुअल ऑफ आयन हाइड्रोजन आयन प्लस इन्फिनाइट क्लोरीन आयन, तो इंडिविजुअल आयन का सम इसका क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा, है ना? इतना ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात हम एप्लीकेशन की करें, कोलराउस लॉ का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला मतलब इक्वेशन, उसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कर लेना भाई, 3 एप्लीकेशन तो कर ही लेना। अगर मैं पहली एप्लीकेशन की बात करूं, फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। देखो भाई, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि लॉ क्या बोलता है कि मान लो कोई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लाइक एसिटिक एसिड, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है। तो भाई कोलराउस लॉ ने एप्लीकेशन दिया, मतलब कोलराउस ने लॉ दिया, उससे हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए ही कोलराउस का लॉ है।
तो पहला एप्लीकेशन है कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशंस पर। कैसे? जिसे उन्होंने बोला एक एसिडिक एसिड है, ये एसिडिक एसिड है, तो मैंने बोला कि कैप नॉट CH3COOH, आपसे बोला कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी बताइए क्या है, क्वेश्चन ये है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, वो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करूंगा, कोई सा भी 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो। जिसे मैंने लिया पहला HCl, दूसरा ले लिया सोडियम एसीटेट, और थर्ड ले लिया मैंने सोडियम क्लोराइड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीट डिसोसिएट ऑफ आयन, मतलब कंप्लीट आयन में टूट जाता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इससे हम क्या करते हैं, इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड अप कर सकते हैं इनके थ्रू, इससे क्वेश्चन भी आते बेटा। तो जैसे मान लो मैं तीनों को इस इक्वेशन में लिख लूं कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, फटाफट लिख रहा हूं इसलिए। अब मैं यहां पर मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, तो देखो ध्यान से, अगर मैं आयन में तोड़ूंगा इसको तीनों को अलग अलग, पहला कैप नॉट HCl, तो आयन में टूटेगा अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, हाइड्रोजन आयन प्लस इन्फिनाइट क्लोरीन नेगेटिव आयन, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसी तरीके से सेकंड क्या है, सोडियम एसीटेट, कैप नॉट CH3COONA, और इसको तोड़ दो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट पर CH3COO नेगेटिव और सोडियम आयन पॉजिटिव। इक्वेशन क्या है भाई, सेकंड है, इक्वेशन सेकंड है। अब यहां पर इस थर्ड को भी हम तोड़ लें, कौन, सोडियम क्लोराइड, तो कैप नॉट NaCl इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट Na प्लस एंड क्लोरीन नेगेटिव, इक्वेशन थर्ड। इतनी बात यहां पर क्लियर बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर ले। अब देखो बेटा, अब मैं क्या करूं, यहां से मुझे चाहिए क्या, इसकी मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना, तो पहले इसको भी मैं तोड़ लूं, पहले इसको भी तोड़ लेता हूं मैं आयन में, CH3COOH तोड़ा, CH3COO नेगेटिव आयन एंड हाइड्रोजन आयन, तो इसका सम इसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो इसके लिए हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ये चीज को देखूं पहला और ये दूसरा, जिस इक्वेशन में है, देखो CH3 कहां इक्वेशन सेकंड में, तो इक्वेशन सेकंड लिखा। ये कौन सी इक्वेशन में, देखो ये सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में, तो जिसमें ये दो चीजें हैं आयन, इंडिविजुअल आयन, उनको आप सम कर दो, क्योंकि कोलराउस लॉ तो यही बोल रहा है। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 में CH3COO है और 1 में H आयन है, तो दोनों को मैंने सम कर, दोनों इक्वेशन को सम कर दिया। और जो नहीं है, कौन से 3 में नहीं है, तो उसको हमने माइनस कर दिया, इक्वेशन थर्ड को माइनस कर दिया। ये याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी ऐसी कैलकुलेट की जाएगी इनसे। अब मैं सेकंड इक्वेशन को लिख दूं, सेकंड इक्वेशन क्या है, इक्वल टू CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनाइट Na प्लस, इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया अपन ने, इक्वेशन फर्स्ट लिख दी बेटा। अब इक्वेशन सेकंड लिखने के बाद इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, तो उसको क्या करना है, प्लस करना है, लैम्डा इन्फिनाइट H प्लस आयन एंड लैम्डा इन्फिनाइट क्लोरीन आयन। अब थर्ड इक्वेशन कौन सी है, इसको माइनस करना, तो माइनस साइन लगाओ,
लेमडा इन्फिनाइट कौन है? सोडियम प्लस और माइनस लैम्डा क्लोरीन, यही है बेटा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बेटा, यही किया अपन ने, यही लिखा था ना यहां पर, वही अपन ने यहां पर इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया। 2 और 1 को प्लस कर दिया, 3 को घटा दिया। ओके चलो अब इसको आगे सोल्व करो। तो भाई देखो ये वैल्यू प्लस की है कैंसिल, ये माइनस की है तो प्लस माइनस कैंसिल, ऐसे ही प्लस के क्लोरीन माइनस का क्लोरीन कैंसिल, बचा जो लिखो तो CH3 COO नेगेटिव प्लस H आयन, तो देखो आ गया ना, देखो सेम है। तो पहला एप्लीकेशन ये कहता है कि हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू निकाल सकते हैं, ये पहला एप्लीकेशन है। इतनी बात क्लियर बेटा? एप्लीकेशन सेकंड, अच्छा इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन, इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन पर बात करते हैं। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा इक्वल टू concentration of molar conductivity by limiting dilution of molar conductivity, तो क्या आ जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। तो क्या यहां पर ये फॉर्मूला है, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, डेफिनेशन लिख देना, फॉर्मूला लगा देना, जिसमें कैप CM कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी है, कैप नॉट M एट इनफिनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है ना, ये दोनों आपको यहां से फॉर्मूला बनाने में मदद मिलेगी। तो अल्फा आप मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे निकाल सकते हैं। कर दिए हाँ, तो ये सेकंड एप्लीकेशन है। अब थर्ड एप्लीकेशन पर चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड बेस कैन बी डिटरमाइन यूजिंग, मतलब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे वो भी देख ले। जैसे एग्जांपल के लिए भाई मेरे पास एक वीक एसिड है CH3COOH, एक वीक एसिड है और मैं डिसॉल्व करता हूं तो ये आयन में टूटता है, CH3COO नेगेटिव एंड H प्लस आयन, है ना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? अगर इसका रेट कांस्टेंट लिखेंगे तो याद रखिएगा कि अल्फा इक्वल टू, ये रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है, तो ये ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड इधर आएगा। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेट लिखूंगा CH3COO नेगेटिव एंड हाइड्रोजन प्लस आयन बाय, ये इसके अपन में लिखेंगे CH3COOH। लेकिन ये हमने रेट कांस्टेंट निकालने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना वो देख ले। देखो बेटा होता क्या है कि मान लो मैं ये बोल दूं, देखो ध्यान से, ये जो रिएक्टेंट है CH3, इसको मैं हटा दूं, पहले एक काम करता हूं, इसको यहां से शिफ्ट कर देता हूं, इसको यहां से, ठीक है। चलो तो मान लिया इनिशियली इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है भाई? अल्फा है, C अल्फा कितना है भाई? C अल्फा है। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा है कौन? डिसोसिएशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएशन, तो ये कितना होगा? ये जीरो, ये जीरो इनिशियली। आफ्टर सम टाइम जब उसको मैंने डिसॉल्व करने के लिए डाल दिया, तो मान लो कि सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C है, लेकिन कितना डिसोसिएट हुआ? C अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो ये भी कितना होगा? C अल्फा। ये कितना होगा? C अल्फा होगा। तो भैया रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? कि अल्फा इक्वल टू, ये प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अपोन में आ जाएगा, तो C अल्फा प्लस C अल्फा बाय
क्या है भाई, सी अल्फा। यहां पर तो अगर देखें तो देखो बेटा, ये सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा है, इतनी बात समझ गए। चलो और आगे देखिए इसको। अब यदि मैं, देखो ध्यान से, के अल्फा इक्वल टू प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा, ओवरऑल अगर देखें तो सी अल्फा, याद रखिएगा ये भी 2 है ये भी 2 है, बाय अगर मैं नीचे से कॉन्सेंट्रेशन कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 माइनस का अल्फा। यस या नो, एक कॉन्सेंट्रेशन से एक कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल, क्या आएगा, के अल्फा इक्वल टू सी अल्फा पावर 2 बाई क्या होगा भाई, 1 माइनस का अल्फा। ओके, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 4, जहां पर हमें किसी भी सॉल्यूशन की, जो कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, उसका हमें सॉल्युबिलिटी, मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है जो कि पीछे मैं बता चुका हूं, केप इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू, ये कप्पा, कप्पा मतलब होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। इससे हम मोलर कंडक्टिविटी का हम डिटरमाइन कर सकते हैं जो कि कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता हो। ठीक है, ये हमारे कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो मैं आपको बता भी देता हूं 4 मार्क्स का है। अगर तो 2 या 3 एप्लीकेशन साथ में अगर पूछ लेता, लॉ विद 3 एप्लीकेशन है ना, तीनों एप्लीकेशन वैसे 4 बताई मैंने, आप 3 को करना ही करना होता है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहां पर हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, याद रखिएगा SHE हाफ सेल के नाम से भी क्वेश्चन आता है। ओके, और स्टैंडर्ड केस बोले तो हमें स्टैंडर्ड केस फॉलो करना है। यहां स्टैंडर्ड केस क्या, पहले वो देख लो कि जैसे अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो 298 केल्विन पर हो, जहां पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी हो वो 1m हो, मतलब मोलर कंडक्टिविटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और यहीं पर अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो वो 1 बार होगा, जो कि स्टैंडर्ड होता है। हमारे अर्थ पर एक प्रेशर ग्रेड होता है, वो स्टैंडर्ड प्रेशर ही होता है। नॉर्मली हमारे ऊपर एक प्रेशर करता है काम 1 बार का। ओके, तो ये स्टैंडर्ड केस है। लेकिन देखो मैंने यहां पर ये क्वेश्चन में मेंशन किया है कि SHE और NHE, SHE होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो नॉर्मल का मतलब है ये कोई स्पेशल केस नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो देखो ये डेफिनेशन लिखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल। भाई हम पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये हाफ सेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और क्यों किया जाता है इसका कारण है कि हम किसी भी मेटल पर प्रोड्यूस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भाई हर मेटल की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण डिफरेंट मेटल के डिफरेंट पोटेंशियल भी होते हैं। तो इसके लिए हम हर मेटल का पोटेंशियल पता तो कर नहीं सकते, इसके लिए हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो यूज करने के लिए हम हाइड्रोजन सेल बनाए हुए हैं, और इसी से हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन सेल है। चलो पहले आप इसके बनावट पर बात करते हैं कि बना कैसे, क्या इस्तेमाल किया। देखो इसमें सबसे पहले ग्लास ट्यूब लगी हुई है, ये ग्लास ट्यूब है बेटा, ग्लास ट्यूब। ओके, और ये जो कंटेनर है इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl। क्या है भाई, HCl, बट 1m वाला है ये। 1m मतलब स्टैंडर्ड केस बना रहे हैं अपन इसको, तो 1m क्या है इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो आप HCl कितना कैसा लोगे, 1m वाला। ओके, 1m HCl ये लिया हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और उसके बाद ये ग्लास ट्यूब में देखो एक वायर लगाया जो कि एक प्लेटिनम वायर है।
क्या है भाई? ये प्लेटिनम वायर है जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। ये बैटरी है बेटा जो हाई वोल्टेज करंट पास करने के लिए यूज करेंगे हम। तो हाई वोल्टेज बैटरी लगाई, ओके। उसके बाद यहां से हमने 1 बार पर प्योर H2 गैस को पास किया। टेम्परेचर क्या रखा? 298 केल्विन। स्टैंडर्ड केस है ना बेटा। ये जो प्लेटिनम वायर है इस पर हमने एक प्लेट लगाई। ये जो प्लेट है इसको हम बोलते हैं प्लेटिनम प्लेट। याद रखिएगा, प्लेटिनम प्लेट पर ब्लैक प्लेटिनम का पेंट भी किया हुआ है, तो पेंट भी किया इस पे हमने, ओके बेटा। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ब्लैक प्लेटिनम प्लेट होती है ये। अब ये तो हमने इसको ड्रो को देख लिया कि भाई इस तरीके से हम इस सेल को बनाएंगे। अब यहां पर ये सेल किस तरीके का पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है? तो वैसे तो यहां मैंने लिखा हुआ है 0.00 वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये मैकेनिज्म हुई कैसे, ये पोटेंशियल प्रोड्यूस कैसे हुआ? तो हम इसको एक रिएक्शन से समझते हैं। जैसे मेरे प्योर हाइड्रोजन, याद रखिएगा, अगर ये हाइड्रोजन सेल इलेक्ट्रोड जो है अगर एनोड के रूप में इस्तेमाल करोगे, पहले तो इसको एक्चुअली में कैथोड के लिए बनाया गया था, बट बाद में जब इसका यूज किया तो इसको एनोड और कैथोड दोनों पर यूज कर सकते हैं। इसलिए ये सेल एनोड पर भी लगाया जा सकता है, कैथोड पर भी लगाया जा सकता है। तो अगर ये एनोड के रूप में काम करेगा तो कैसे? मान लो कि मैंने ये हाइड्रोजन लिया, H2 गैस पास करी, उसी समय करंट पास किया हाई वोल्टेज का, तो ये जो हाइड्रोजन जो कि गैस है, याद रखिएगा, तो ये अंदर जाकर आयन में कैसे हुआ ये भी देख लो पहले। देखो मैं आपको बता ही देता हूं पहले। जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस पास करी ना यहां से, तो जब हाइड्रोजन गैस आएगी तो मैक्सिमम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाएगा। और जब आपको पता ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब या रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा मतलब पोटेंशियल प्रोड्यूस कितना होगा? 0.00 वोल्ट का यहां पर पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा जो स्टैंडर्ड होगा, है ना। तो ये हाफ सेल के रूप में यहां पर इस प्लेट पर पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, कितना हुआ? 0.0 वोल्ट का। मतलब ये कब हुआ होगा? जब हमने H2 गैस पास की होगी और तो वो 2 हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ एक और भी बात समझो, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वो जो होती है ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के थ्रू बबल फॉर्म में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, है ना। अच्छा, तो ये जो हाइड्रोजन आयन में, कुछ हाइड्रोजन आयन में भी टूटी, भाई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया ना तो हाइड्रोजन आयन में टूटेगी। तो ये अगर ये वाला केस हुआ तो मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये एनोड के रूप में काम करेगा। यदि इसको कैथोड के रूप में देखें तो कैथोड के रूप में यहां पर क्या हो सकता है? भाई वही 2 हाइड्रोजन आयन जो कि इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में है, तो वो क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन को जो आयन में टूटे और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ही तो प्रोड्यूस होते हैं प्लेट के ऊपर, तो उनको यदि वो गेन कर ले तो ये क्या होगा? H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब एक कैथोड के रूप में भी इस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीके से यहां पर हम हाइड्रोजन जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको एनोड और कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट का प्रोड्यूस करता है। इतना आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। बाकी आपको लिखना भी पड़ेगा, पूरा जो मैंने बताया इनको लिखना भी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट द फेराडेज लॉ। भाई फेराडेज लॉ क्या है? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है बेटा? चल, द मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है बेटा, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग electrolysis is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte। जैसे ये एक इलेक्ट्रोड है, ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रोड है, और मैंने यहां से इसमें करंट पास करा बैटरी के थ्रू। मान लो इस पे मैंने क्यू चार्ज पास किया, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा? इस मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड के चारों ओर
कुछ सब्सटेंस जाकर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से, वो क्या हो जाएगा, लिबरेटेड हो जाएगा या डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो डिपॉजिट हुआ सब्सटेंस का जो मास है, या उसको वेट ऑफ सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, क्या लिखा कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। भाई इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इस सॉल्यूशन से, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके थ्रू भाई क्या होगा, कुछ सब्सटेंस जाकर जमा हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब हम चार्ज पास करेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि जो डिपॉजिट सब्सटेंस है, जिसका मास हो सकता है, हम वेट भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है किसके भाई, चार्ज के, मतलब क्यू के। पहला लो यही बोल रहा है। अगर मैं बोलूं फैराडे फर्स्ट लो क्या बोल रहा है, फैराडे फिर फर्स्ट लो ये बोल रहा है कि जब हम किसी मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डीप करें और उसमें हम चार्ज पास करें, तो होगा क्या, हम जितना चार्ज पास करेंगे उतना ही उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से सब्सटेंस आकर उस मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो डिपॉजिट सब्सटेंस का जो वेट है या मास है वो उतना ही होगा जितना उस पर चार्ज पास करेंगे। मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनली चार्ज। भाई प्रोपोर्शनल साइन हटा दो तो जेड क्यू। ओके, तो यहां पर जो W है वो क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, और जो Z है वो कांस्टेंट है, Q चार्ज है। ओके बेटा, थोड़ा और इसमें आगे देखिए, आप जानते हो Q क्या है, मतलब चार्ज क्या है। भाई चार्ज क्या है, किसी कंडक्टिंग वायर में T टाइम में फ्लो हो रहा करंट। मतलब यदि मैं Q इक्वल टू क्या, यदि मैं बोलूं कि जो चार्ज होता है ना, जो चार्ज है वो है भाई I इंटू टी, तो Q की जगह पर क्या रख सकते हैं, W इक्वल टू जेड आई टी। ये फेराडे का फर्स्ट लॉ है। ओके बेटा, अब हम फेराडे के सेकंड लॉ पर चलते हैं, क्योंकि दोनों लॉ पूछा जाता है। भाई सेकंड लॉ है, अब इन्होंने क्या करा, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को एक कंटेनर में भर दिया। ये हमने दो कंटेनर लिए, इसे हम सीरीज में जोड़ सकते हैं। मान लिया जाए कि एक जो कंटेनर है इसमें हमने, एक जो कंटेनर है इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ए भर दिया। मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट ए है और इसमें जो एक इलेक्ट्रोलाइट भरा वो बी है। अब कोई भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट, तो है ना। तो मान लो ये बी इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है भाई, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अब यहां पर हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया एक सीरीज में। अब देखो सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। भाई जब हम इसमें सेम करंट पास करें सर्किट में, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। भाई ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एक सर्किट बना रहा है इसके थ्रू। अब हम सेम करंट पास करें तो जो मेटल के अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, तो इन इलेक्ट्रोड के ऊपर द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। मतलब कि जब हमने करंट पास किया तो ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर भाई इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से कुछ सब्सटेंस आकर डिपॉजिट हुए। तो डिपॉजिट हुआ सब्सटेंस का मान लो जो वेट है, मतलब मास, वो W1 इसका है, तो इसका कितना होगा W2। और जो डिपॉजिट हुआ सब्सटेंस का मास और उसका इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कितना है, इसका E1 है, तो इसका मान लो E2 है।
तो भैया जो वेट ऑफ सब्सटेंस है, मतलब जो जमा हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है इक्विवेलेंट मास के। आ गई बात समझ में? तो W इक्वल टू, याद रखिएगा मैं यहां पर Z ही लेता हूं कांस्टेंट के रूप में, और ये E। अगर कांस्टेंट निकालना तो E उधर ले जाओ, तो Z इक्वल टू क्या होगा भाई? E, ओहो, W बाई E। अब देखो यहां पर ध्यान से, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर अलग अलग सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ। तो मान लो W1 सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ तो वो बराबर है इक्विवेलेंट मास के। क्यों? क्योंकि हमने लिखा ना ये। अगर वो वेट ऑफ सब्सटेंस W2 है तो उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? E1। इसका मतलब ये है कि W1 बाई E1, W2 बाई E2। यस या नो? बस यही है फेराडे का सेकंड लॉ। आ गई। ऐसे हम कई सीरीज में जोड़ सकते हैं। तो जब सेम अमाउंट पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज पास करें डिफरेंट मेटल के बने हुए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में लगे हुए सर्किट में, तो हम क्या देखते हैं? अलग अलग मेटल के ऊपर, मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से सब्सटेंस आकर डिपॉजिट होता है। तो वो जो डिपॉजिट सब्सटेंस का वेट उसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। सेकंड लॉ। चलो भाई, ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हमने कर लिया। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, मैं यहां पर एक बात बता देता हूं, यहां पर ये जो डिफाइंड टर्म्स एक साथ में बता देता हूं भाई। डिफाइंड टर्म्स याद रखिएगा भाई, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं रेसिस्टेंस। भाई रेसिस्टेंस क्या होता है? इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया जो रेसिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली और इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया रेसिस्टेंस। मतलब यदि मैं बोलूं कि R लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनली होता है। समझे कि नहीं भाई? प्रोपोर्शनल साइन हटा दो तो ये हो जाएगा R इक्वल टू रॉ लेंथ अपॉन एरिया। समझे कि नहीं? यहां पर R क्या है? रेसिस्टेंस है, L यहां पर लेंथ है, A यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया है, रॉ यहां पर रेसिस्टिविटी है। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि भाई जो रॉ है ये है रेसिस्टिविटी। ओके। और भाई रेसिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओम। क्या है भाई? ओम। सबकी यूनिट भी बता रहा हूं साथ साथ। ये तो हो गया रेसिस्टेंस की कहानी। अब हम बात करते हैं किसकी भाई? कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट डिफाइंड टर्म्स हैं। रेसिस्टेंस जो होता है वो पहले तो मैं बता देता हूं, ये G स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? G स्टार। और याद रखिएगा जो कंडक्टेंस होता है G, वो भैया रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस के। कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इतनी बात समझ गए? आगे इसको हम कैलकुलेट करें कि G इक्वल टू 1 बाई, अब R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू ऊपर लिखी मैंने, इसको छोटा कर लो भाई थोड़ा, वो दिख रहा होगा, ठीक है? तो भाई R की वैल्यू है ये लिखी, रो लेंथ अपॉन एरिया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसा? G इक्वल टू 1 बाय रो
इंटू 1 बाई लेंथ अपॉन एरिया। इतनी बात समझ गए? आप इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हो, क्योंकि आप आगे में यूनिट बनाने में भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद यहां पर मैं बता देता हूं कि जो 1 बाई रो है एक्चुअली में यह है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या फिर इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसको कप्पा भी बोलते हैं बेटा। कप्पा है ना, 1 बाई रो को कप्पा भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और अगर यूनिट की बात करें तो 1 बाई आर की यूनिट क्या है भाई? ओम, यस या नो? तो हम इसको ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर इसको महो भी लिख सकते हैं, ओम का उल्टा महो, या इसको साइमन भी लिख सकते हैं। ये यूनिट हो गई किसकी? कंडक्टेंस की। ये रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं सेल कांस्टेंट की। सेल कांस्टेंट या तो आप इसको जी स्टार ले लो या इसको एक्स ले लो, मैंने जी स्टार लिया। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है भाई? सेल कांस्टेंट मतलब जब भी कोई सेल बनाते हैं, मान लो ये हम सेल बना रहे हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड लगाया, इनको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के थ्रू, है ना। तो हम भैया एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रखते हैं। तो भाई जो सेल बनाते हैं, छोटे सेल बनाते हैं, बड़े सेल बनाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेल बनाते समय इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ को प्रॉपर फिक्स कांस्टेंट रखते हैं, है ना, चेंज नहीं करता है। एक बार उसको हमने अगर फिक्स कर दिया, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं कर सकते। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सेल कांस्टेंट है, इससे डिटेल हम पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। अभी मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं तो फटाफट मैं आपको केवल यूनिट के लिए बता रहा हूँ। तो जी स्टार इक्वल टू क्या होता है भाई? लेंथ अपॉन एरिया। भाई सेल कांस्टेंट क्या होता है भाई? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी लेंथ ये होगी एल। इलेक्ट्रोड कितना मोटा है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ए। अब छोटा सेल होगा तो भाई सेंटीमीटर, बड़ा होगा तो मीटर में होगा। तो ये हो गया क्या बेटा? सेल कांस्टेंट। अब यदि मैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट जो है या लिख देता हूं, G इक्वल टू मतलब कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाई रो। 1 बाई रो क्या होता है भाई? कप्पा होता है। ये 1 बाई रो मतलब कप्पा। तो 1 बाई की जगह मैं क्या रख सकता हूं? कप्पा इनटू 1 बाई लेंथ अपॉन एरिया। तो लेंथ अपॉन एरिया के लिए क्या होगा? जी स्टार, है ना। लेंथ अपॉन एरिया मतलब जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट। तो इसको कैलकुलेट कर लो भाई, जी स्टार उधर चला जाएगा। तो क्या होगा भाई? अगर आप यहां पर ये देख लो, इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अच्छा इसकी यूनिट भी लिख देते हैं हम, सेल कांस्टेंट की यूनिट लिखना छूट गया भाई। यूनिट क्या है? लेंथ मतलब सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये होगा सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो देखो कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये होगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब भाई अगर मैं यहां पर कप्पा की यूनिट निकालूं
तो कप्पा की यूनिट क्या होगी भाई? अपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल लिया, कंडक्टेंस निकाल लिया, तो इसकी यूनिट देखो भाई। तो कप्पा की जो यूनिट होगी जी, जी की यूनिट क्या है भाई? फटाफट कहां देखो ये, या तो हम ओम इनवर्स लिखे और जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स। या तो इसकी यूनिट यह लिखो, या फिर आप ये लिख सकते हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या आप लिख सकते हो महो साइमन। महो, ओहो, महो, महो का मतलब भाई मैंने बताया था यहां पर दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। महो और सेल कांस्टेंट के लिए क्या होगा? अगर मीटर में है तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आप कप्पा की या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, कंडक्टेंस की यूनिट निकाल सकते। अगले टॉपिक पर हम चल रही है, तो मैंने आपको रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट बता दिया। थोड़ा हम इसके आगे देखते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और इसको डिफाइन करने का तरीका, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द ऑल आयन प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। आप इसको एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट dissolve in वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। भाई जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसमें जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस है वही सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो जैसे ये सॉल्यूशन है भाई, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का आपको मान लो मोलरिटी गिवन है ना, इसका वॉल्यूम आपको निकालना हो और इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, मान लो आपने एसिड डाल दिया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलरिटी दिए हैं, तो वॉल्यूम निकाल लोगे तो हम उससे सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है ना गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मैं सीधा फॉर्मूला भी बता दे रहा हूं, क्योंकि इसके डिटेल में ज्यादा समय लगेगा, अपन इतना समय नहीं लेते, आपको फॉर्मूला ही एग्जाम में लिखने को होता है ना। तो भाई कैप एम इक्वल टू, फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 बाई एम, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। और इसकी यूनिट जो लिखना है, यूनिट तो कप्पा की यूनिट तो अभी जस्ट आपको बताई, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर याद हो 1000 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बाय मोल, यस या नो। और इसको आगे भी कैलकुलेट कर दे, देखो सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर -1, तो -1 कम कर दो तो क्या होगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर जाएगा तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो भाई ये इसकी यूनिट है, किसकी? मोलर कंडक्टिविटी की, समझे कि नहीं? उसके बाद अगला है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, वहां मोल है, यहां पर इक्विवेलेंट है। डेफिनेशन में देखो फर्क इतना ही है बस इक्विवेलेंट का। इसकी डेफिनेशन देखो, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolve in वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या पर लीटर भी बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई?
कैप EQ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या करेंगे भाई, यहां पर वही कप्पा इंटू 1000 बाई एन, मतलब अब नॉर्मलिटी। तो भाई यूनिट क्या हो जाएगी, कप्पा की साइमन सेंटीमीटर क्या इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, यहां पर इक्विवेलेंट होगा, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। किसकी बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। ये डिफाइंड टर्म्स है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ओम्स लॉ देख लेना है, आपके उसमें सिलेबस में तो अभी तक नहीं पूछा, बट फिर भी डेफिनेशन देख लो, आपको सबको पता है ओम्स लॉ क्या होता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की, है ना भाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पहले तो भाई एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयन के फॉर्म में इन सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए जैसे मेरे पास HCl है और इसको मैंने डिसॉल्व किया तो ये कंप्लीट आयन में टूट गया, मतलब ये 1 मोल डाला था तो 1 मोल ऑफ आयन में ये टूट गया, 1 मोल ऑफ आयन में ये टूट गया, जितना डाला उतना ही टूट गया। इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जितना डाला उतना ही टूट गया, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट दैट ओनली पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयन इन सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल में CH3COOH है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज भाई इसको मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो ये आयन में तो टूटा, बट हुआ ये कि मैंने इसको 10 मोल डाला था। कितने मोल डाला भाई, 10 मोल, लेकिन ये कंप्लीट नहीं टूटा, 1 मोल नेगेटिव आयन 1 मोल पॉजिटिव आयन, कंप्लीट नहीं टूटा ये भाई, जितना डाला उतना नहीं टूटा, ये इनकम्प्लीट डिसोसिएट हुआ। इसका मतलब ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है भाई, धीरे धीरे टूट रहा है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो थोड़ा थोड़ा आयन में टूटता है, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितना डाला उतना ही टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक डेनियल सेल और राइट स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले, गैल्वेनिक सेल बोले, डेनियल सेल बोले, आपको करना यही सेल है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो भाई 2 कंटेनर लिए, है ना, एक कंटेनर याद रखिएगा हमने राइट साइड लगाया और एक लेफ्ट साइड लगाया। तो अगर याद हो तो ये वाली जो साइड होती है लेफ्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है ना। तो लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड लगा दिया, राइट साइड में कॉपर इलेक्ट्रोड लगा दिया, है ना। अब एक और वर्ड याद रख लेना ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। तो देखो लेफ्ट साइड, एल मतलब लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, तो इधर क्या हो रहा भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा एनोड पर, मतलब जो जिंक इलेक्ट्रोड लगा है उस पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ए मतलब क्या, एनोड, कौन है भाई, एनोड है, और एन मतलब क्या हुआ, एनोड है, और एन मतलब होता है नेगेटिव, है ना। तो जगह यहाँ इतनी खिचड़ी नहीं पकाना है, लिखा हुआ है सब, एनोड है नेगेटिव है, ठीक है। इसका उल्टा लिखो, ये लेफ्ट है तो राइट है, ये एनोड है तो ये कैथोड है, जिंक वाला एनोड है और ये कॉपर वाला कैथोड है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा तो यहाँ रिडक्शन हो रहा। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज हमने एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लगा दी। सॉल्ट ब्रिज कैसे बनाते हैं ये आगे मैं बताऊंगा, अभी आप देखो ये सेल काम कैसे करता है। भाई ये जो इलेक्ट्रोड है जिंक, ये जिंक आयन देगा और इलेक्ट्रोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए, मतलब कि ध्यान समझना, जो एनोड है ना जिंक इलेक्ट्रोड, भाई वो जो जिंक इलेक्ट्रोड जो सॉलिड है, जो सॉल्यूशन में डीप है, वो आयन दे रहा है भाई, सॉल्यूशन में आयन दे रहा है, एक्वस सॉल्यूशन
में आयन दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ रहा है, तो मतलब इस पे से यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर। ये तो एनोड की कहानी। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है जो यहां से इधर आया है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, अभी सॉल्यूशन में कॉपर आयन है भाई, इलेक्ट्रोलाइट भरा है ना, तो यहां पर हुआ क्या कि भाई जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो क्या करता है कि वो जो उधर से इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन, तो वो आयन जो कॉपर आयन ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, ये जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, तो वो इलेक्ट्रॉन आया तो उनको उन्होंने गेन कर लिया, तो वो क्या हो गया भाई, कॉपर सॉलिड हो गया, जो कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होने लगा। तो इसीलिए तो आपने देखा होगा जब बैटरी काम करती है तो धीरे धीरे एनोड पतला होता चला जाता है और कैथोड मोटा होता है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है ना, इसका कारण यही है। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, गेन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन भाई, ओके। ओरल रिएक्शन लिख दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैसे, इधर का इधर लिख दो, इधर का इधर लिख दो, ठीक है बेटा। तो ये है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस आयन, और इधर का इधर लिख दो Zn2 प्लस आयन और कॉपर सॉलिड। इस तरीके से ये सेल काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। और याद रखना सेल रिएक्शन ऐसे भी लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना जो मैं आपको आगे बता दे देता हूं भाई। अगर आपको यही सेल को रिप्रेजेंटेशन करना हो तो भाई जो जिंक है ना वो सॉलिड है, और उसको हमने, जो कि एक इलेक्ट्रोड है, उसको हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला है जो कि एक्वस है, और उसमें हमने सॉल्ट ब्रिज लगाई है, सॉल्ट ब्रिज डबल लाइन लिखेंगे, और उस दूसरे वाले सॉल्यूशन में हमने कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला है जिसमें एक इलेक्ट्रोड लगा है, वो कॉपर इलेक्ट्रोड है। बस यही सेल का रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं। अब जो अभी मैंने बताया सब यहां पर एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फटाफट से देख लो। एनोड है जो कि ऑक्सीडेशन है, हाफ सेल के रूप में काम करता है, जिंक का बना हुआ है, उसको हमने इमर्ज किया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, है ना। दूसरा कैथोड है जो कि राइट साइड में लगा है और इसको इमर्ज किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और दोनों सॉल्यूशन को इनडायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है हमने सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यू शेप की एक ग्लास ट्यूब लेते हैं और उसको हम इस तरीके से बनाते हैं जिसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जेलेटिन डाल देते हैं और उसमें हम अगर सॉल्यूशन डालते हैं। ये क्यों डालते हैं, क्योंकि उसमें एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाना, सेमी सॉलिड पेस्ट बनाना होता है, इसलिए हम जेलेटिन और दूसरा क्या डालते हैं, अगर सॉल्यूशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक पेस्ट बनता है जो सेमी सॉलिड होता है, और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जो आयन के रूप में काम करेंगे, जो कि आप अगर देख रहे हो ड्रो में तो आपको यहां दिखाई देगा ये। तो देखो यहां पर इधर होगा क्या, ध्यान समझना, इधर पोटेशियम आयन चले जाएगा, इधर क्लोरीन आयन चला जाएगा, है ना, उल्टा बोल दिया, ऐसा होगा। देखो ये दिख नहीं रहा है इसको थोड़ा, अगर हम ये बोले कि यहां पर, क्योंकि देखो इसके ऊपर क्या हो जा रहा था, नेगेटिव आयन इधर जा रहे थे, तुमको जाने नहीं दे रहा, तो इधर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, इधर क्या आएगा, पोटेशियम है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो सभी आयन जो इसके चारों लिबरेट है तो वो कहाँ आने लगेंगे, इधर आने लगेंगे, जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर इधर आएगा। और ऐसा ही यहाँ ये पॉजिटिव आयन, तो नेगेटिव आयन जो इनको आने नहीं देते थे वो इधर चले जाएंगे पूरे नेगेटिव आयन यहाँ, तो जिसके कारण क्या होता है, एक सर्किट तैयार हो जाए कंप्लीटली। और सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन भी पूछते हैं जो मैं आगे बताने वाला भी हूँ, ठीक है। ये आपने रिप्रेजेंटेशन देखा। अब देखो यहाँ लिखा फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। भाई ये जो सॉल्ट ब्रिज जो हमने लगाया सर्किट कंप्लीट करने के लिए, इसका काम क्या है, क्यों लगाया इसको, तो 3 फंक्शन में बता रहा हूं, 2 फंक्शन एग्जाम में पूछते हैं। पहला है भाई सर्किट कंप्लीट करता है, कंप्लीट द सर्किट, द अलाउ द फ्लो ऑफ आयन बिटवीन द 2 हाफ सेल मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। भाई ये कंप्लीट करता है सर्किट को, और ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में भैया
न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। दूसरा प्रिवेंट डायरेक्ट कांटेक्ट, भाई दोनों सॉल्यूशन को डायरेक्ट मिलने से भी रोकता है, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन में आयन को ट्रेवल ट्रांसफर हो रहा है वो, लेकिन सॉल्यूशन मिलने नहीं देता है। तो इट प्रिवेंट डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइट अवॉइडिंग अवांटेड साइड रिएक्शन। भाई अगर रिएक्शन में सॉल्यूशन मिल जाएगा तो भाई सेल रिएक्शन करेगा ही नहीं, है ना, उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन ही नहीं होगी। तो वहां पर कौन काम करता है, सॉल्ट ब्रिज ऐसा करता है, दोनों सॉल्यूशन को एक सर्किट में जुड़ने में हेल्प कर देता है, बट उनको मिलने नहीं देता है। तीसरा मेंटेन चार्ज बैलेंस, भाई चार्ज बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। तो इट बैलेंस द चार्ज ऑफ चार्ज बाय अलाउइंग इन द माइग्रेशन, है ना। यहां पर आयन दोनों कैटायन और एनायन दोनों सॉल्यूशन में लगभग मेंटेन करके रखता है। कौन करता है भाई, सॉल्ट ब्रिज। ये इसके फंक्शन हो गए।